नमस्कार। सोचिए, एक तरफ थे प्लेटो जो कह सकते हैं कि हवा में किले बना रहे थे, एक परफेक्ट स्टेट का सपना देख रहे थे। और दूसरी तरफ थे उनके ही शिष्य अरस्तू, जो जमीन पर उतरकर हकीकत तलाश रहे थे। और पता है, इसी वजह से अरस्तू को दुनिया का पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने वो सब काल्पनिक बातें छोड़कर एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, भाई, एक कामयाब और टिकाऊ समाज बनाने का असली फॉर्मूला क्या है? तो चलिए, आज इसी विश्लेषण में अरस्तू के इस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट को एक-एक करके समझते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल था जिसने अरस्तू की पूरी सोच को एक दिशा दी। और ये सिर्फ कोई हवा में पूछा गया फिलॉसफिकल सवाल नहीं था, बल्कि एक ठोस, एक प्रैक्टिकल चैलेंज था। एक ऐसा राज्य आखिर कैसे बनाया जाए जो सिर्फ चलता ना रहे, बल्कि सच में फले फूले और अपने नागरिकों को वो दे जिसे अरस्तू कहते थे, एक अच्छा जीवन। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हम अरस्तू के विचारों को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि उनका साइंटिफिक नजरिया क्या था, फिर राज्य की प्रकृति को जानेंगे, नागरिकता की उनकी जो थोड़ी विवादास्पद परिभाषा है उस पर बात करेंगे, क्रांति क्यों होती है और उसे कैसे रोका जाए ये समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, अरस्तू प्रथम विज्ञानी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो से एक बिल्कुल अलग, एक एकदम नई राह पकड़ी थी। तो ये स्लाइड ना दोनों के बीच का जो फर्क है उसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, प्लेटो एक आर्किटेक्ट जैसे थे। मतलब पहले दिमाग में एक सपनों का महल बनाया, एक परफेक्ट बिल्डिंग का नक्शा तैयार किया और फिर कोशिश की कि उसे असलियत में कैसे उतारा जाए। दूसरी तरफ अरस्तू थे एक बायोलॉजिस्ट की तरह। वो पहले से मौजूद पेड़ पौधों, जानवरों को स्टडी करते थे और फिर उनके आधार पर नियम बनाते थे। उनका मकसद आप समझिए कोई ख्याली पुलाव पकाना नहीं था, बल्कि जो दुनिया हमारे सामने है उसी को और बेहतर कैसे बनाया जाए ये पता लगाना था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अरस्तू ने अपने समय के 158, जी हां, 158 अलग अलग संविधानों की तुलना करके पढ़ाई की। ये डेटा पर आधारित राजनीति का शायद पहला सबसे बड़ा उदाहरण था। वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे, ये समझने के लिए कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम असल में स्थिरता और सफलता लाता है। तो अरस्तू का ये साइंटिफिक तरीका कहता क्या है? खंड 2, राज्य स्वाभाविक है। ये उनके पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी की नींव है। उनके लिए राज्य कोई मशीन नहीं है जिसे किसी ने डिजाइन किया हो, बल्कि ये एक जीवित चीज है। अरस्तू के हिसाब से राज्य एक पेड़ की तरह नेचुरली बढ़ता है। ये शुरू होता है एक व्यक्ति से, जो कि स्वभाव से ही एक सोशल एनिमल है। व्यक्ति परिवार बनाते हैं, जो एक तरह से सामाजिक गुणों का पहला स्कूल है। कई परिवार मिलकर गांव बनाते हैं और आखिर में बहुत सारे परिवार और गांव मिलकर एक आत्मनिर्भर इकाई बनाते हैं, जिसे राज्य या पॉलिस कहते हैं। और इसका आखिरी मकसद है एक अच्छा जीवन मुमकिन बनाना। तो कैसा है अरस्तू का राज्य? ये एक जिंदा पेड़ जैसा है, ईंटों की दीवार जैसा नहीं। ये आत्मनिर्भर है और सबसे दिलचस्प बात, ये विविधता में एकता का जश्न मनाता है, ना कि सबको एक जैसा बनाने पर जोर देता है। चलिए, अब अरस्तू के विचारों के एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण हिस्से की तरफ चलते हैं। खंड 3, नागरिक कौन है? यहां हम देखेंगे कि उनकी नागरिकता की परिभाषा कितनी सीमित थी और दास्ता पर उनके विचार क्या थे, जो आज भी विवादित हैं। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि अरस्तू के लिए नागरिक होना सिर्फ किसी जगह पर रहना नहीं था। एक नागरिक वो था जो एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से राज्य के कामों में हिस्सा लेता था, जैसे कि न्याय करने और कानून बनाने की प्रक्रियाओं में। ये एक पैसिव स्टेटस नहीं, बल्कि एक एक्टिव रोल था। और इस परिभाषा का नतीजा ये हुआ कि आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा नागरिकता से बाहर हो गया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, दास, मजदूर, कारीगर और विदेशी, इन सभी को नागरिक नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि अरस्तू का मानना था कि उनके पास राज्य के मामलों में हिस्सा लेने के लिए जरूरी समझ, शारीरिक क्षमता या फिर खाली समय नहीं था। और अरस्तू ने दासता को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए। उनका मानना था कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जिनमें तर्क करने की क्षमता ज्यादा है वे उन पे शासन करें जिनमें ये कम है। उन्होंने इसे एक जरूरत भी बताया, क्योंकि दासों के काम से ही तो नागरिकों को पब्लिक लाइफ के लिए फुर्सत मिलती थी। और उनका यह भी मानना था कि इस व्यवस्था से दास का भी फायदा होता है। जाहिर है, आज के समय में ये विचार बेहद समस्याग्रस्त लगते हैं। ये इंसानी बराबरी की सोच के एकदम खिलाफ हैं। ये तय करना भी तो प्रैक्टिकल नहीं है कि कौन प्राकृतिक रूप से मालिक है और कौन गुलाम।
और ये सामाजिक न्याय के विचार को पूरी तरह से नकारता है। उनकी नागरिकता की पूरी अवधारणा कुछ गिने चुने खास लोगों तक ही सीमित थी। चलिए अब अरस्तू को एक पॉलिटिकल डॉक्टर के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि राज्यों को कौन सी बीमारियां लगती हैं और वे कैसे गिर जाते हैं। तो खंड 4 है क्रांति का विश्लेषण। और हां, यहां क्रांति का मतलब सिर्फ सड़कों पर विद्रोह नहीं है, बल्कि हर वो छोटा बड़ा बदलाव है जो सिस्टम को हिलाकर रख दे। और ये स्लाइड उनके पूरे एनालिसिस का निचोड़ है, कह सकते हैं। अरस्तू के लिए क्रांति की जड़ सिर्फ एक ही है, अन्याय का एहसास। जब लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है ना कि भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, बस समझ लीजिए कि क्रांति की जमीन तैयार हो गई है। उन्होंने कुछ आम वजहें भी बताईं जो किसी भी राज्य में क्रांति की आग लगा सकती हैं, जैसे शासकों का घमंड, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और हां, उन छोटी छोटी चिंगारियों को नजरअंदाज करना जो बाद में चलकर पूरे जंगल में आग लगा देती हैं। अब सिर्फ बीमारी का पता लगाना तो काफी नहीं है, इलाज भी तो जरूरी है। तो खंड 5 पतन को कैसे रोकें। ये अरस्तू की पॉलिटिकल गाइडबुक का वो पन्ना है जहां वे शासकों को स्थिरता बनाए रखने के नुस्खे बताते हैं। इसे समझने के लिए पहले उनकी सरकारों की ये मशहूर लिस्ट देखते हैं। उन्होंने 3 अच्छे रूप बताए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और राज्यतंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहते थे। ये तब तक अच्छे हैं जब तक शासक जनता के भले के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्वार्थी हो जाते हैं, ये रूप बिगलकर बन जाते हैं निरंकुश तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र। एक मिनट, यहां ध्यान रहे, अरस्तू के लिए लोकतंत्र का मतलब था अराजक भीड़ का शासन, आज वाला लोकतंत्र नहीं। तो फिर क्रांति को रोका कैसे जाए। अरस्तू कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। शासकों को लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, ये पक्का करना चाहिए कि पद काबिलियत के आधार पर मिले, किसी एक इंसान या ग्रुप को बहुत ज्यादा ताकतवर ना बनने दें, और सबसे जरूरी, लोगों को संविधान की भावना के बारे में शिक्षित करें ताकि वो सिस्टम का सम्मान करें और उसे समझें। तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि हम आज भी इतने सालों बाद अरस्तू को क्यों पढ़ रहे हैं। खंड 6 अरस्तू की स्थायी विरासत। देखिए, उनकी कुछ बातें भले ही पुरानी हो गई हों, लेकिन उनके कई विचार आज भी हमारी पॉलिटिकल बहसों की नींव में हैं। उनकी सबसे बड़ी देन है रूल ऑफ लॉ का आइडिया, यानी राजा हो या आम आदमी, कानून सबसे ऊपर है। उन्होंने ही अलग अलग सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया। उन्होंने ही पहचाना कि एक मजबूत मिडिल क्लास किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। और उन्होंने ही कहा कि सरकार का काम सिर्फ हमारी रक्षा करना नहीं है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना भी है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने ही राजनीति को एक विज्ञान का दर्जा दिलाया। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अरस्तू ने हमें एक स्थिर राज्य का नक्शा तो दिया, लेकिन उस स्थिरता की कीमत चुकाई समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने, जिन्हें नागरिक होने के अधिकार से ही दूर रखा गया। तो सवाल यही है कि क्या स्थिरता का मतलब हमेशा न्याय होता है? और अगर नहीं, तो क्या ऐसी स्थिरता वाकई में किसी काम की है? सोचने के लिए धन्यवाद।